इतना भी बड़ा सौभाग्य, इससे भी बड़ा कि चार धाम यात्रा को सुखद, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने का भी सौभाग्य हमको मिलता है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि चार धाम यात्रा में जो लोग चार धाम यात्री हैं वो तो यात्रा करके पुण्य के भागी बनते ही बनते हैं, लेकिन जो हमारे स्टेक होल्डर है, हितधारक हैं, जो लोग यात्रा को संचालित करते हैं और जब चार धाम यात्री अपनी यात्रा सकुशलता पूर्वक संपन्न करते हैं तो उनकी यात्रा का पुण्य उनको तो प्राप्त होता ही है, लेकिन जो लोग भी चार धाम यात्रा में चार धाम यात्रियों को सहयोग करते हैं वो भी पुण्य के भागी बनते हैं। चाहे वो हमारे अनेक चार धाम रोटेशन वाले लोग हों, हमारे अन्य हितधारक हों, होटल वाले हों, टैक्सी वाले हों, टूर वाले हों, हमारे धर्मशालाओं वाले हों, विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोग हों, स्वयंसेवी संगठनों के लोग हों, वह भी उस चार धाम यात्रा के भले ही वो साक्षात दर्शन नहीं करते हों, लेकिन उसके बाद भी वो पुण्य के भागी बनते हैं। तो इसलिए हम सभी का दायित्व है कि हम इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे अपनत्व के साथ और ईमानदारी से इस दायित्व का हम निर्वाह करें, इस दायित्व को निभाएं। भाइयों बहनों, चार धाम यात्रा हमारी श्रद्धा, समर्पण, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास के साथ साथ प्रत्येक वर्ष करोड़ों श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रदान करती है। पतित पावनी मां गंगा के आशीर्वाद से प्रतिवर्ष चार धाम यात्रा अपने नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। पिछले वर्ष लगभग 36 दिनों तक ये यात्रा बाधित रही। बड़ी आपदा राज्य के अंदर आई थी। चार धाम जो मार्ग था वो मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और लगभग 36 दिन तक यात्रा नहीं हो पाई, लेकिन उसके बावजूद भी आस्था और श्रद्धा कम नहीं हुई। 46 लाख लोगों ने चार धाम में आकर चार धामों के दर्शन किए। एक बड़ा आंकड़ा था। मुझे विश्वास है कि इस बार भी ये यात्रा न केवल अपने पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, बल्कि श्रद्धा, व्यवस्था और व्यवस्थित यात्रा, जिसके बारे में अभी भाई हमारे सुबोध मुनिया जी ने कहा, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा, तो नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार का दौरा किया। हरिद्वार दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी शांति कुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 पर आधारित कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इस दौरान शांति कुंज परिवार की तरफ से सीएम धामी को माथे पर तिलक लगाकर स्वागत किया गया। सीएम धामी के साथ रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा समेत भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद थे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार पहुंचने पर स्वागत हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, आइए वो भी देखते हैं। देहरादून में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर प्रद्वजन सम्मेलन स्वर्णिम देव भूमि फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा की गई। सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सम्मेलन में प्रत्येक वर्ग से, समाज से इतनी बड़ी संख्या में प्रबुद्धजनों का आगमन हुआ। इससे ये सिद्ध होता है कि आज समाज एक राष्ट्र एक चुनाव के अभियान में अपनी सहभागिता निभाने को तैयार है। केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं और नए कई कीर्तिमान भी स्थापित हुए हैं। आज देश की आर्थिक व्यवस्था 5वें पायदान पर है और आने वाले समय में पीएम मोदी के नेतृत्व में ये 3रे पायदान पर होगी। इसके लिए एक राष्ट्र एक चुनाव एक महत्वपूर्ण पहल होगी। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लगभग 11 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो रहा है और ये 11 वर्षों का कार्यकाल अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ रहा है। एक से एक ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं और देश में विकास और आर्थिक प्रगति के भी नए कीर्तिमान देश के अंदर स्थापित हुए हैं और भारत के लोकतंत्र को मजबूती मिली है। देश आगे बढ़ा है, हमारी
अर्थव्यवस्था भी जहां 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होती थी, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की हो गई है। और आदरणीय सुनील जी ने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। देश के अंदर चाहे जीएसटी लागू करना हो, 3 तलाक का खात्मा करना हो, कश्मीर से धारा 370 समाप्त करना हो, सीए एनआरसी का कानून बनाना हो, नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करना हो, भारतीय न्याय संहिता हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू करना हो, या देवभूमि उत्तराखंड से सबके लिए एक समान कानून लागू करना हो, उसकी जो ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुए हैं, सच में ये भारत को एक नई दिशा देने वाले सभी निर्णय हैं। इसी क्रम में मोदी जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में एक और ऐतिहासिक कानून बनाने की दिशा में कार्य उनके नेतृत्व में किया जा रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र को अधिक सशक्त, प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव लोकतंत्र का पर्व होते हैं, और इसको हम सब लोग जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं वो भली भांति समझते हैं कि किस प्रकार से एक पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। लेकिन जब प्रत्येक वर्ष कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में बार बार चुनाव होते हैं, तो हमारे लिए भी ये प्रक्रिया एक बड़ा बोझ बन जाती है। और सच में जैसा आदरणीय सुनील जी ने अभी कहा कि महाराष्ट्र में 300 से अधिक दिनों तक, और यहां भी हमको अभी हम लोगों ने जनवरी माह में निकाय के चुनाव में गए, हम उसके बाद सहकारिता का चुनाव आने वाला था, कुछ दिनों के लिए वो टल गया, और अब हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जाने वाले हैं। पिछले वर्ष हम लोकसभा के चुनाव में थे। तो हर बार किसी न किसी चुनाव में हमको भाग लेना पड़ता है। इतनी प्रक्रिया बाधित होती है। व्यवहारिक रूप से मैं बता रहा हूं, राज्य के मुख्य सेवक होने के नाते ये मशीनरी पूरी तरह से बाधित हो जाती है। बार बार आचार संहिता लगती है, बार बार सारे काम ठप पड़ जाते हैं, विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है, और इसका अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही बार बार चुनाव होने से चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक बार बार जो संसाधन खर्च होते हैं, समय की बर्बादी होती है, और सरकारी खजाना एक तरह से खाली होता है। उसका आंकड़ा आदरणीय सुनील जी ने बहुत विस्तार से बताया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। और जब भी चुनाव आता है तो बड़ी संख्या में जो लोग शिक्षा के काम में लगे होते हैं, अलग अलग विभागों के अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, और केंद्रीय बल के जो जवान हैं, उनका जो मूल काम होता है, उस मूल काम से हटकर वो केवल और केवल चुनाव प्रक्रिया के संपादन में लग जाते हैं, और इससे जो उनका मूल काम होता है उस पर बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है। बहुत नेगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती है। और सच में ये हम सब लोग सोचे ये विषय जरूर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये अभियान चल रहा है, आदरणीय सुनील जी और हमारी ये पूरे केंद्रीय नेतृत्व। उत्तराखंड सरकार की ओर से आयोजित उत्तराखंड व नेपाल के मध्य कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग के लिए आयोजित बैठक एवं परिचर्चा में सुदूर पश्चिम प्रांत नेपाल के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह मुख्य अतिथि रहे। बैठक का आयोजन उत्तराखंड सरकार के कृषि विभाग, विदेश सहयोग प्रकोष्ठ और नेपाल के कृषि तथा पशुपालन मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में हुआ, और इसमें दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री शाह ने नेपाली लोगों को विशेष रूप से व्यावसायिक, व्यापार और तकनीकी क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी सराहना की। ये जो हमारा विजिट है, इसकी वजह से दोनों देश के बीच में जो संबंध बहुत सालों से ऐतिहासिक रूप में जो संबंध था, उसको
ठप मजबूत कराने के लिए ये विजिट का महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। और ये विजिट से जिस तरीके से भारत ने हमको आमंत्रण किया, विजिट में बुलाया, तो भारत सरकार नेपाल के पक्ष में, नेपाल के डेवलपमेंट के पक्ष में, नेपाल के समृद्धि के पक्ष में भारत सरकार हर पल है, ये संदेश नेपाल में पहुंचा है। और विशेष करके हम जैसे प्रदेश के हिसाब से, प्रदेश के मुख्यमंत्री के हिसाब से यहाँ पर जैसे पहुँचे हैं, तो विभिन्न सेक्टर में हमारा छलफल हुआ है, चाहे पर्यटन की विकास हो, चाहे कृषि की विकास हो, चाहे टेक्नोलॉजी की विकास हो, चाहे ऊर्जा की विकास हो, हर एक क्षेत्र में हमारा चर्चा हुआ है। इस चर्चे से, इस डिबेट से स्वाभाविक रूप में हमको सुदूर पश्चिम प्रदेश को बेनिफिट रहेगा। हम चाहते हैं जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में, पर्याप्त पर्यटन के क्षेत्र में जैसे हम लोग काम करते जाएंगे, तो उसमें युवा को और ये पलायन की, युवा की और पलायन की जो समस्या है उसको रोक कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। इस वजह से हम चाहते हैं कि सिमिलर टाइप की जो हमारी समस्या है वैसे हमारे यहाँ ज़्यादा होगा, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार से भी मिलजुल के आगे बढ़ सकते हैं। नेपाल सुदूर पश्चिम प्रांत के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें वहाँ के कृषि मंत्री, वहाँ के माननीय विधायक सब थे, उत्तराखंड आए हैं। कैसे योजनाओं का आदान प्रदान हो, क्योंकि हमारे 3 जिलों की सीमाएं उधम सिंह नगर नेपाल, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ की इस पश्चिम प्रांत से लगी हैं। हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी जलवायु एक जैसी है। कैसे हम मिलकर काम करें, इन पर चर्चा हुई है, क्योंकि आने वाले समय में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, रोमा का जहां इस प्रदेश के आर्थिकी को मजबूत करने में योगदान होगा, वहीं नेपाल भी मजबूत होगा, क्योंकि नेपाल का मजबूत होना भारत भी मजबूत होगा, क्योंकि नेपाल का अधिकतर सामान का आवागमन का साधन निर्यात भारत से होता है, इसलिए नेपाल का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और इस चर्चा के बाद जो परिणाम सामने आएंगे, मेरे जो भरोसा है, हम मिलकर काम करेंगे और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित। देखिए, मिलेट्स हमारी परंपरागत खेती में है। हम मिलेट्स के लिए पॉलिसी लाए हैं। हमने जहां अन्य फसलों में 60% की सब्सिडी मिलती है बीज पर, मिलेट्स पर हम 80% की सब्सिडी देते हैं और अधिक से अधिक किसान। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड के भीतर होने वाले लैंडस्लाइड्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही लैंडस्लाइड जोन में प्रदेश के भीतर बड़ी संख्या में बढ़े हैं और उत्तराखंड शासन ऐसे क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर उत्तराखंड में बढ़ रहे लैंडस्लाइड जोन की संख्या को नियंत्रित करने के प्रयास में जुटा हुआ है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि जो छोटे लैंडस्लाइड जोन हैं, उन पर शासन स्तर से कार्रवाई लगातार जारी है और जल्द ही निराकरण भी कर दिया जाएगा। हालांकि कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर समय लग सकता है। कितना समय लगेगा ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। हालांकि ऐसे क्षेत्रों के लिए बजट की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त यदि यात्रा के दौरान भूस्खलन आने की वजह से यात्रा रूट बंद हो जाता है, तो यात्रियों की सहूलियत के पुख्ता इंतजाम भी करने का प्रावधान रखा गया है और जल्द से जल्द रूट को खोलने के लिए आपदा विभाग की टीमें मौके पर मौजूद रहेंगी। लैंडस्लाइड जोन अलग अलग जनपदों में छांटे गए हैं। कुछ लोक निर्माण विभाग ने सत्यापन करा के निकाला है, कुछ हम लोगों ने निकाला था। अधिकांश में मिटिगेशन मेजर अपनाए जा रहे हैं। जो छोटे काम थे उसमें से काफ़ी कार्यों को पूरा कर लिया गया है। कुछ बड़े काम हैं जिसमें से कुछ काम 1 साल, कुछ 2 साल, कुछ 3 साल चल रहे हैं। उसमें कुछ में बजट की व्यवस्था की जा रही है, कुछ में काम वहाँ भी चल रहा है।
जहाँ पर रास्ता बंद होने की संभावना होती है, अगर बरसात में रास्ता वहाँ ब्लॉक होता है तो हम लोगों की जेसीबी मशीनें और मैन पावर वहाँ पे तैनात रहेंगे। थोड़ी सी चेंजेस हम लोग किए हैं कि जब रास्ता बंद होता है तो जो लोग वहाँ फंस गए तो ठीक है, उनको तो हम जो राहत बचाव का कार्य करेंगे वो कराएंगे, उनको निकालेंगे। बाकी लोगों को वहाँ जाने से रोकने के लिए हम लोग कहीं ऐसे स्थान पे रोकेंगे लोगों को जहाँ पे अवस्थापना की सुविधाएं उपलब्ध हों, होटल है, दुकानें हैं, पार्किंग प्लेस है, शौचालय की सुविधा है, ताकि अगर 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे रुकना पड़ता है तो लोग बाधा रहित तरीके से वहाँ रुक सकें और जब रास्ता खुलेगा तब उनको जाने देंगे। इस तरह से हम लोग प्रयास करें। उत्तराखंड में डाक सेवा वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डाक विभाग 20 डिलीवरी सेंटर खोलने जा रहा है। इसकी जानकारी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर ने देते हुए कहा कि इसकी शुरुआत देहरादून से की जा रही है और इससे लोगों को साधारण डाक, पार्सल, रजिस्ट्री समेत आर्टिकल समय पर मिल सकेंगे। उत्तराखंड में अभी 400 डाकघरों से डाक वितरण होते हैं, जबकि देहरादून में इसकी संख्या 17 है। गलत पिन कोड दर्ज करने से डाक एक से किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में चली जाती है, जिसके चलते डाक, पार्सल, रजिस्ट्री व आर्टिकल लोगों को समय पर नहीं मिलते और डाक विभाग को इसकी शिकायतें मिलती हैं। इसको लेकर डिलीवरी सेंटर खोलने की तैयारी हो रही है। अब हर शहर में एक ही जगह से डाक का वितरण होगा। जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो डाक विभाग है, विशेषकर वो डाक की डिलीवरी से ही लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन काम जो है वो चिट्ठियों का वितरण है, पार्सल, रजिस्टर्ड लेटर्स सबका वितरण है। तो इसके ऊपर हमारे विभाग ने और हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा इस पर फोकस है कि उनका कहना है कि लोगों की चिट्ठियां हैं, पार्सल है, वो सब समय पर लोगों को मिले। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे जो डिलीवरी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए। तो जैसे आप जानते हैं कि जितनी हमारी जो चिट्ठियाँ हैं या लेटर्स, पार्सल है, वो डाकघरों के द्वारा ही बांटी जाती है, वितरित की जाती है। तो अलग अलग हमारे डिलीवरी ऑफिसेस होते हैं, इसके आपने देखा होगा कि अलग अलग पिन कोड होते हैं, तो वो उस डिलीवरी ऑफिस का पिन कोड होता है। तो लोगों के बीच में बहुत सारी जानकारी नहीं भी रहती है कि मेरे एरिया का कौन सा पिन कोड है, तो लोग गलत पिन कोड डाल देते हैं और हमारे यहाँ जो चिट्ठियाँ होती हैं वो पिन कोड के आधार पर ही उनको छांटा जाता है। तो इसके चलते ये होता है कि लोगों को डिले हो जाती है चिट्ठियाँ मिलने में, या एक डिलीवरी ऑफिस से दूसरे डिलीवरी ऑफिस के बीच में भी चिट्ठियों का ये आना जाना लग जाता है, जिसके चलते डिले होता है। तो उसी कमी को दूर करने के लिए हम अभी जो है इंटीग्रेटेड डिलीवरी सेंटर बनाने के विभाग ने योजना बनाई है, जिसके जरिए हम लोग किसी भी शहर को, जिसमें कि जैसे देहरादून में ही 17 डिलीवरी ऑफिसेस हैं, तो सारे जो डिलीवरी ऑफिस है उसको मिला के हम लोग एक ही डिलीवरी सेंटर बनाने जा रहे हैं कि जितने वो सारे देहरादून को वो कवर करेगा। तो सारी चिट्ठियाँ जो RMS है सॉर्ट करके यही डिलीवरी सेंटर में दे देंगी और उसको हम लोग पूरे शहर को अलग अलग डिलीवरी बीट में बांटेंगे और फिर यहीं से सारे शहर में चिट्ठियाँ बांटी जाएंगी। तो वो जो एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में जो चिट्ठियाँ जाती है उसको लेके जो विलम्ब होता है उसको उस पर हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। तो यही उद्देश्य था कि जिससे लोगों को जल्द से जल्द चिट्ठियाँ मिले। लोगों की हमेशा ये शिकायत रहती है कि चिट्ठियाँ लेट से मिल रही हैं, डिले हो रहा है, तो उसी कमी को दूर करने के लिए ये इंटीग्रेटेड डिलीवरी सेंटर हम लोग। राजधानी देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल नगर निगम क्षेत्र में खुले में कूड़ा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में हैं। मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि नगर निगम बोर्ड बैठक में मेयर निधि के माध्यम से देहरादून क्षेत्र में 5 करोड़ के CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिसको लेकर सभी पार्षदों से उनके क्षेत्र की जानकारी मांगी गई है। साथ ही जिन गलियों में स्ट्रीट लाइट नहीं है वहां स्ट्रीट लाइट लगाने के साथ कैमरे भी लगाए जाएंगे। मेयर ने कहा कि जो युवा नशे की लत में हैं और कई स्थानों पर अपना अड्डा बना चुके हैं वहां भी CCTV लगाए जाएंगे और खुले में कूड़ा डालते हुए कोई भी मिलता है तो उसकी स्क्रीन पर उनकी वीडियो दिखाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। CCTV कैमरा जो है वो हमारे संकल्प पत्र में भी हमने इस विषय में कहा था चुनाव लड़ने से पहले, और अपने बोर्ड बैठक में मेयर निधि से, मेयर कोटे से, जो मेयर कोटा होता है उसके माध्यम से हम पूरे देहरादून शहर के अंदर और 5 करोड़ रुपए के CCTV कैमरे हम लगाने का हमने प्रस्ताव पास किया है, जो कि समस्त पार्षदगणों से मांग रहे हैं। ऐसे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जो है कहीं अंधेरे
कोई गली है तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी लगाएंगे, साथ साथ CCTV कैमरे से आच्छादित पूरे देहरादून को करेंगे। जहाँ पे हमारी जो बालिका इंटर कॉलेज है और वहाँ पे छेड़खानी की घटना ना हो तो वहाँ पे भी CCTV कैमरे हम लोग लगाने वाले हैं। जहाँ पे लोग कूड़ा डालते हैं उन जगहों पे भी हम CCTV कैमरे लगाने वाले हैं। और जिन जगह पे हमारे देखते हैं कि हमारे युवा कुछ नशे का सेवन जिन स्थानों पे वो कुछ ऐसे अड्डे भी बन गए हैं उन स्थानों पे, तो वहाँ पे भी हम लोग CCTV। चारधाम यात्रा की शुरुआत होते ही उत्तराखंड प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को अब उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश से पहले ग्रीन कार्ड लेना अनिवार्य कर दिया गया है। रुड़की ARTO कार्यालय द्वारा नरसन बॉर्डर पर ग्रीन कार्ड बनाने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ अधिकारियों की टीम लगातार निगरानी कर रही है और वाहनों की जांच की जा रही है। बिना ग्रीन कार्ड के किसी भी बाहरी वाहन को उत्तराखंड में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। प्रशासन ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों और वाहन की जांच सुनिश्चित करें और ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया को समय रहते पूरा करें ताकि किसी तरह की असुविधा ना हो। ग्रीन कार्ड एक तरह का परमिट होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि वाहन तकनीकी रूप से यात्रा के योग्य है और पर्यावरण मानकों का पालन करता है। यह विशेष रूप से तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जारी किया गया है। यहाँ पे हमने अपने नारसन बॉर्डर पे चेक पोस्ट पे हमारी व्यवस्था की गई है। जो भी गाड़ियाँ हमारे उत्तराखंड में आएगी उसका ग्रीन कार्ड यहाँ पे बनाया जाएगा, उसके पश्चात ही वो यात्रा पे जा सकेगी। इसके अलावा गाड़ियों की फिटनेस अगर नहीं है तो गाड़ी की फिटनेस तो करवा के लानी पड़ेगी अगर बाहर की गाड़ी है, और यदि सारे पेपर्स उसके पूरे हैं, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो यहाँ पे ग्रीन कार्ड जनरेट होगा। उसके बाद अपना ट्रिप कार्ड लेकर कोई भी गाड़ी अपना चारधाम यात्रा पर जा सकती है। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।